वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में टीम इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान बर्मिंघम में मुकाबला शुरू हो गया है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। अगर टीम इंडिया ये मैच जीत जाती है तो इसका सेमीफाइनल में पहुंचना तय हो जाएगा। टीम इंडिया ने अब तक वर्ल्ड कप में बेहतरीन मुजाहरा किया है। फिल्म दंगल में पहलवान गीता फोगाट के बचपन के किरदार में नजर आने वाली ज़ायरा वसीम ने बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। 18 साल की उम्र में ही बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम करने वाली ज़ायरा वसीम ने कहा कि वो अल्लाह के रास्ते से भटक गई थी। बॉलीवुड का ये 5 साल का सफर अब वो खत्म कर रही हैं। ज़ायरा वसीम के हवाले से उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये उनकी ख्वाहिश है और वो अपनी पसंद के लिए आज़ाद हैं। आपको बता दें कि ज़ायरा वसीम आमिर खान की दंगल से सुर्खियों में आई थी। इसके बाद सीक्रेट सुपरस्टार में भी इन्होंने अपनी अदाकारी से लोगों के दिल मोह लिए थे। तेलंगाना के कागज नगर इलाके में एक खातून फॉरेस्ट रेंज अफसर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मकामी टीआरएस रुकन असेंबली के भाई ने अपने गुंडों की मदद से फॉरेस्ट रेंज अफसर अनीता पर हमला किया। हुजूमी तशद्दुद के इस वाक़े में फॉरेस्ट रेंज अफसर शदीद जख्मी हो गई हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए जंगल की जमीन हासिल करने और वहां पेड़ पौधे लगाने के मकसद से फॉरेस्ट महकमे की टीम यहां पहुंची थी। मुतासरा अफसर अनीता ने कहा कि उस पर कोनेरू कृष्णा ने हमला किया है, जो कि जिला परिषद का वाइस चेयरमैन है। मकामी टीआरएस रुकन असेंबली कोनेरू पुनप्पा पर इल्जाम है कि वो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया की जमीन को हर तरह से हथियाना चाहता है। कोता सरसला गांव में जमीन के टुकड़े पर फॉरेस्ट महकमे की टीम हलचल चलाने पहुंची थी ताकि पेड़ लगाए जा सकें। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए काटे गए पेड़ों के एवज यहां पेड़ पौधे लगाने का मंसूबा था। इस वाक़े में तमाशाई का रोल अदा करने पर पुलिस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस ने बहाना करते हुए कहा है कि मकामी लोग उनकी जमीनों पर हल चलाए जाने से काफी बरहम थे, इसलिए वो लोगों के गुस्से को देखते हुए हमले को रोक नहीं सके। बताया जा रहा है कि 7 साल कबल मकामी लोगों ने जंगल की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। इस वाक़े में जख्मी अनीता का कागज नगर के सरकारी अस्पताल में इलाज किया गया। बीजेपी लीडर मुरलीधर राव ने इस वाक़े पर हुकूमत से जवाब मांगा है। उन्होंने इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। जो घटना आसिफाबाद जिले में हुई है वो बिल्कुल सरकार के ओर से और राजनीतिकरण जिस प्रकार से हुआ है और वहाँ के टीआरएस से जुड़े हुए राजनीतिक नेता और वहाँ के विधायक और उनसे जुड़े हुए जो लोगों की गुंडागर्दी है सीधा सीधा, और वहाँ जो जंगल बढ़ाने के विषय में प्लांटेशन के काम में जो लगे हैं उनमें कलेक्टर के निर्देश पर और उसके सीधा उनके साथ जो मैंने समाचार सुना है कि उसके ऊपर हाथपाई हुई है और यह निंदनीय है और किसी भी प्रकार से इसको तर्क इसके समर्थन में दिया नहीं जा सकता। सरकार सीधा जवाबदेही है कि इस प्रकार की गुंडागर्दी कैसे हुआ है। तो यह हमारा मानना है कि जो अपराधीकरण के दौर बढ़ रहा है टीआरएस के सरकार में, उसका ये एक प्रतीक मैं मानता हूं और इस प्रकार की कई घटना कई जगह हो रहे हैं। मुमताज आलिमुद्दीन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि हकीकत है कि फिल्मों के लिए इस्लाम में ममानियत है, लेकिन ज़ायरा का ये ज़ाती फैसला है। उन्होंने खुद मजहब इस्लाम की जानिब रग़बत दिखाई है। बात हकीकत है कि मजहब इस्लाम में फ़िल्मों को बिल्कुल भी ज़ाहिर सी बात है पसंद नहीं किया गया है, और जो भी जिन भी एक्ट्रेस ने ये डिसीजन लिया है ये उनका अपना फ़ैसला है। उन्होंने अपनी, हम समझते हैं कि अपने ज़मीर की आवाज़ पर ये फ़ैसला लिया है और वो काबिल मुबारकबाद हैं। और इसमें कहीं से भी उन पर कोई ना प्रेशर था ना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है। तो हर शख्स को अपने करियर के बारे में अपना आज़ादाना और इंडिपेंडेंट फ़ैसला लेने का पूरा क़ानूनी और मजहबी हक़ हासिल है। इस वजह से जो भी जिन्होंने भी ज़ायरा वसीम ने जो ये स्टेप लिया है ये एक वेलकम स्टेप है और हम ये समझते हैं कि इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए।
मौलाना यासूब ने भी ज़ाहिरा वसीम के बॉलीवुड को अलविदा कहने के मामले में अपने रद्दमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मैं बॉलीवुड की तमाम खवातीन से कहना चाहता हूं कि वो बेपर्दगी से दूर हो जाएं। सिर्फ ज़ाहिरा वसीम नहीं बल्कि इस्लाम सभी के लिए है और औरतों के लिए इस्लाम का कानून आला और अरफा है। उन्होंने कहा कि औरतों को स्टेज की जीनत समझा जाता है, हालांकि ये उनके हक में दुरुस्त नहीं है। इसको इस्लाम ने 1400 साल पहले बिल्कुल मुंतखब कर दिया है और मुरतब कर दिया है। औरत क्या पहने, क्या ओढ़े, क्या लिबास हो औरत का, ये इस्लाम में 1400 साल पहले है। ये खाली ज़ाहिरा वसीम की बात नहीं है। इंडस्ट्री में जितनी भी औरतें काम कर रही हैं उनको सोचना चाहिए है कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने कि उनके अंदर की आवाज़ उनसे क्या कह रही है। इसलिए कि औरत वो नहीं है कि आप औरत की नुमाइश कीजिए, औरत को स्टेज पर परफॉर्म कराइए। औरत का एक हिजाब है, औरत का दायरा है। किसी भी मज़हब की औरत हो, किसी भी धर्म की औरत हो, औरत का सम्मान है। औरत को एक सावन की बट्टी के बेचने के लिए उसकी नुमाइश नहीं होना चाहिए, या एक साड़ी के बेचने के लिए या एक फिल्म को चलाने के लिए औरत की नुमाइश नहीं होना चाहिए। लिहाजा ज़ाहिरा वसीम ने जो भी किया है उसका मैं वेलकम करता हूँ और मैं अपील करता हूँ कि इसकी आवाज़ को सारी जितनी भी एक्टर्स हैं वो सुने और सुन के अपनी अंतरात्मा की आवाज़ जो है उनकी वो उसका फैसला करें तो बेहतर होगा। नहीं, खाली मुसलमान नहीं, मैं तमाम औरतों की बात कर रहा हूँ। इस्लाम खाली मुसलमानों का मजहब नहीं है, इस्लाम तमाम इंसानों के वास्ते आया है। तो मैं हर उस औरत को कि जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन ले और इसको अलविदा कह दे तो बहुत बेहतर होगा। भोपाल में कंडक्टर के जरिए तालिबा को आंटी कहना महंगा पड़ गया। खबर के मुताबिक भोपाल में एक बस में कंडक्टर ने आंटी कहकर किराया मांगा था, जिससे नाराज तालिबा ने अपनी सहेली के साथ मिलकर कंडक्टर की जबरदस्त पिटाई की। बाद में कंडक्टर के जरिए माफी मांगने पर मामला रफा दफा हुआ। तकरीबन 4 महीने के वक्फे के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की। आम इंतखाबात के चलते वो मन की बात नहीं कर सके थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस इतवार ने बहुत इंतजार करवाया। दोबारा इंतखाबात जीतने के बाद पहली बार पीएम ने खिताब करते हुए कहा कि इस जीत के लिए आवाम का शुक्रिया अदा किया। मोदी ने कहा कि जमहूरियत बहुत अजीम है और बहुत मुश्किल से हमें मिली है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में कहा कि न्यू इंडिया का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह कहानी ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। आज वज़ीर-ए-आज़म के मन की बात में पानी की हिफाजत पर खास जोर दिया गया। उन्होंने आवाम से पानी की हिफाजत के लिए एक मुहिम चलाने की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एनडीए पार्ट 2 में पहली बार मन की बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी मन की बात में झारखंड के हजारीबाग के किसानों का जिक्र किया, जिन्होंने पानी को बचाने के सिमत में बेहतरीन काम किया है। इस पर झारखंड के वज़ीर आला ने हजारीबाग के किसानों को मुबारकबाद दी और सबको इस सिमत में काम करने की अपील की। तो झारखंड की किसान में काफी क्षमता है और हजारीबाग या संथाल या कोल्हान असली झारखंड गांव में और गांव कृषि पर ही आधारित है। तो हजारीबाग हो चाहे रामगढ़ हो चाहे रांची हो, हमारे किसान भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सभी पंचायतों को, सभी सरपंचों को, सभी मुखियों को जो पत्र लिखा था उसका प्रभाव पड़ा। और आज हमने देखा हजारीबाग के करवट सांडी के सरपंच ने प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से श्रमदान करते हुए गांव के लोगों को जोड़ते हुए जल प्रबंधन की दिशा में काम किया। तो सरपंच को मैं बहुत बहुत साधुवाद और राज्य भर के सभी मुखिया सरपंच से मेरा अनुरोध होगा कि 7 जुलाई को बड़े पैमाने पर हम निकल कर ये श्रमदान करना हमारी प्राचीन काल से भारत में चली आ रही है, इसको हमें फिर से प्रोत्साहित कर। आज मन की बात के माध्यम से मैं देशवासियों से 3 अनुरोध कर रहा हूं। मेरा पहला अनुरोध है, जैसे देशवासियों ने स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया, आइए वैसे ही जल संरक्षण के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत करें। हम सब साथ मिलकर पानी की हर बूंद को बचाने का संकल्प करें। और मेरा तो विश्वास है कि पानी परमेश्वर का दिया हुआ प्रसाद है। पानी पारस का रूप है। पहले कहते थे कि पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। मैं कहता हूं पानी पारस है और पारस से, पानी के स्पर्श से नवजीवन निर्मित हो जाता है।
पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए एक जागरूकता अभियान की शुरुआत करें। इसमें पानी से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताएं, साथ ही पानी बचाने के तरीकों का प्रचार प्रसार करें। मैं विशेष रूप से अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों से जल संरक्षण के लिए इनोवेटिव कैंपेन्स का नेतृत्व करने का आग्रह करता हूँ। फिल्म जगत हो, खेल जगत हो, मीडिया के हमारे साथी हो, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हो, सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हो, कथा कीर्तन करने वाले लोग हो, हर कोई अपने अपने तरीके से इस आंदोलन का नेतृत्व करे। समाज को जगाएं, समाज को जोड़ें, समाज के साथ जुटें। आप देखिए, अपनी आंखों के सामने हम परिवर्तन देख पाएंगे। सीपीआई लीडर डी राजा ने मन की बात पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को मौजूदा मसाइल पर बात करनी चाहिए, वो माजी पर बात करते हैं। इनकी हुकूमत अगले 5 साल क्या करने जा रही है वो आवाम के सामने रखना चाहिए। Should understand, he should address the current issues. What is the problem today? Mob lynching is going on everywhere. Every day somebody is killed. And Prime Minister doesn't want to speak on such issues. And he wants to dig up the past and trying to bring the past issues. What is government during its second term is going to do to protect the interests of all sections of the people? He is only initiated Sabka Saath, Sabka Vikas, now Sabka Vishwas. What is Sabka Vishwas? He should explain. शामली नकल मकानी पर न्यूज 18 की खबर का सीएम योगी आदित्यनाथ ने जायजा लिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 23 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी हमारी है, हम नकल मकानी नहीं होने देंगे। है उत्तर प्रदेश में हम लोगों के आने के बाद कौन पलायन करेगा? हमारे आने के बाद देखिए, सबसे संवेदनशील स्थल केराना था और कांदला था। केराना के उद्यमियों के बयान आज आपने पढ़े होंगे और मुझे लगता है हिंदुस्तान को अगर आप देखेंगे, जो लोग प्रतिष्ठित समाचार पत्र है हिंदुस्तान, आज उसको देखिए, उसमें उन्होंने कुछ उद्यमियों के बयान उसमें लिखे हैं। केराना में 2017 के पहले क्या स्थिति थी और 2017 के बाद क्या हुई है। देखिए, स्वाभाविक रूप से जिन लोगों के लिए अंगूर खट्टे हैं ये स्थिति आ चुकी है, तो उनको जब कुछ नहीं मिल रहा है, हम पे जो आरोप लगाया जाता था, आज वो हमारे ऊपर फिर ठीक उल्टा वार करना चाहते हैं। संभवतः ये सफल नहीं हो सकता है। हम लोगों के रहते प्रदेश के अंदर कोई भी पलायन नहीं हो सकता है और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेश की 23 करोड़ जनता की सुरक्षा और उसे शासन की योजनाएं बिना भेदभाव के प्राप्त हों, ये हमारा नैतिक दायित्व है। सरकार अपने इस नैतिक दायित्व का निर्वहन करेगी। कोई पलायन की कोई समस्या नहीं। स्थानीय कुछ बातें उनकी आपसी विवाद की हो सकती हैं, उसको भी हमने प्रशासन से कहा है कि बैठकर उसका समाधान निकालें। लेकिन सरकार का जो पहले से रहा है क्राइम और करप्शन के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस, और सरकार उस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। मुस्लिम मोर्चा के सदर और साबिक रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद एजाज अली ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए 17 जातों को दर्ज फहरिस्त में शामिल किए जाने पर रद्दमल का इजहार करते हुए मुसलमानों को भी शेड्यूल कास्ट में किए जाने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में डॉक्टर एजाज अली से बात की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 जातों को पसमानदा दर्ज जातों में लाने का फैसला किया है। हालांकि ये कानून किस तरह से आएगा, लेकिन इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर एजाज अली साहब हैं। एजाज अली साहब, जिस तरह से शामिल किया गया, क्या आपको लगता है ठीक है? और आपकी एक मांग थी 341 को लेकर के, क्या ये मांग भी पूरी होनी चाहिए? देखिए, अभी योगी सरकार ने शायद 17 जातों को जो है तो कहा कि इनको शेड्यूल कास्ट में शामिल कर दिया जाए। हम लोग 1994 से इसी मांग को कर रहे हैं कि मुसलमानों में ऐसे सोशल ग्रुप्स जो पेशे के एतबार से दलितों से मिलते हैं, उनको भी शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि उनकी एजुकेशनल, इकोनॉमिकल और सोशल हालात में तब्दीली हो
वो भी मेन स्ट्रीम में आए और साथ में उनको SC/ST एक्ट के तहत उनको सुरक्षा भी मिल सके। लेकिन हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आर्टिकल 341 जो शेड्यूल कास्ट का दर्जा देता है, उसमें सदारती ऑर्डर 1950 के ज़रिए एक बंदिश लगा दी गई है कि ये मुसलमानों ईसाइयों को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। अब वो बंदिश है तो नेचुरल है कि हमारे लोग कल भी महरूम हुए 1950 में, आज तक महरूम हैं। सरकार की तरफ से, खासतौर से प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हम जीतने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर के क्या आप प्रधानमंत्री को कोई लेटर लिखेंगे, कुछ बात करेंगे? देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग इस वक्त सुरक्षा के लिए मूवमेंट चला रहे हैं कि हम लोगों को भी, माइनॉरिटीज़ को भी SC/ST एक्ट में शामिल किया जाए ताकि पूरे देश में उसको सुरक्षा का एहसास हो कि वो खौफ ख़त्म हो जाए कि हम असुरक्षित हैं। अदालत में 2 मुकदमे ऐसे हैं जो 1949-50 से चले आ रहे हैं। 1949 का अयोध्या का मसला है, 1950 का 341 का मसला है। दोनों विवाद के बीच सिर्फ 8.5 महीने का गैप है और हमको लगता है कि दोनों मामलात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अयोध्या विवाद के रिएक्शन में ही दफ़ा 341 पर मजहबी कैद लगाई गई थी, ये हमारा मानना है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन दोनों मसले का, जब अयोध्या का मसला हल करने की तरफ जा रही है तो साथ में इस मसले को भी हल कर दे, चूँकि दोनों मामलात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है और फाइनल फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। अब लोग कॉमन पॉलिटिक्स पर आ गए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बाढ़, सुखाड़, इन सब की सियासत अब हो। लेकिन जब तक कॉमनल पॉलिटिक्स पर रोक नहीं लगेगा, ये सियासत नहीं आ सकती है। इसलिए 341 से जो मजहबी कैद हटाने की हम बात कर रहे हैं, उसके पीछे मुल्क को भी फ़ायदा है और समाज को भी फ़ायदा है। तो साफ सी बात है, 341 हटने से देश को, मुसलमानों को और समाज को फ़ायदा होगा, ये कहना है पूर्व सांसद डॉक्टर एम एजाज अली का। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार इस मामले में किस तरह का रुख इख्तियार करती है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अजमेर में शदीद गर्मी के सबब लोगों का बुरा हाल है। ऐसे में अजमेर के गांधी भवन चौराहे पर सर्वधर्म एकता समिति की जानिब से एक राहगीरों को पानी पिलाने का एहतमाम किया जा रहा है। इस नेक काम में सभी मज़ाहिब के लोग शिरकत कर रहे हैं और इस काम के जरिए समाज को खूबसूरत पैगाम दे रहे हैं। वज़ीर के साल गर्मी की वजह से सैकड़ों लोगों की जान चली गई। सिर्फ बिहार में 150 से ज्यादा लोग लू के शिकार होकर हलाक हुए। हमारे यहाँ भयंकर गर्मी में देखते हुए हरिओम कॉलोनी विकास समिति, जन सेवा समिति, अजय मेरू सेवा समिति, पूज्य सिंधी पंचायत के सर्वधर्म समिति के लोग, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, सब लोग मिलकर के यहाँ पर गांधी भवन में भयंकर गर्मी को देख करके 101 कैंपरों से ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। हम बिना जाति धर्म के, छोटा बड़ा, ग्रामीण और शहरी, कोई भी आदमी हो, उनको सबको प्यास लग रही है भयंकर, इसलिए पानी पिला रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि लोग दिन में पता नहीं गांव से निकले हैं, कितने बजे निकले हैं, शहर में अपने काम से निकले हैं, प्यास, रास्ते में प्याऊ भी आजकल जो है उपलब्ध नहीं होती है और पानी गर्म हो जाता है उनमें, इसीलिए हम आज ठंडा पानी पिला के उनकी प्यास बुझाने का कार्य कर रहे हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि सबको तृप्ति मिले। आज हम सब लोगों ने मिलकर, जितनी भी समितियाँ, जन कल्याणकारी की जो समितियाँ, हम समय समय पर, कुछ समय पहले हमने पक्षियों के लिए, बेजुबा पक्षियों के लिए परिंदे लगवाए थे हमारी कॉलोनियों में, हरिओम कॉलोनी में। मानव सेवा में सबसे बड़ा धर्म पानी का माना गया है, इसीलिए हम सब लोग सुबह यहाँ इकट्ठे होकर पानी की 10 बजे से लेकर लोगों को पानी पिला रहे हैं। और हम लोगों से आग्रह करते हैं कि सभी लोग विभिन्न चौराहे पे जो भामाशाह हैं शहर के और जो लोग हैं जो भंडारे करते हैं, वो लोग पानी की व्यवस्था करें ताकि लोग अपनी प्यास बुझा सकें। एक बार फिर से बिहार में मदरसों के तलबा एक बड़ी तहरीक की तैयारी कर रहे हैं। तलबा यूनियन को असातिज़ा की हिमायत हासिल है। अब मुस्लिम तंजीमें भी इनके साथ खड़ी होने लगी हैं। दरअसल मदरसा एजुकेशन बोर्ड की जानिब से मदरसों के ताल्लुक से लिए गए मुख्तलिफ फैसलों के सबब तलबा व असातिज़ा मुश्तरका तौर पर एहतजाज करने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में मदरसे तालीम का मसला संगीन है। काफी वक्त से तालीमी मयार को दुरुस्त करने का वादा किया जा रहा है, लेकिन हालात इसके बरक्स है। असातिज़ा की कमी और हुकूमत की स्कीमों का मुनासिब इंतजाम नहीं होने के सबब मदारिस की तालीमी हालत बदल नहीं पा रही है। और तो और मदरसा बोर्ड मदरसों के जांच के नाम पर मदरसों का इल्हाक खत्म कर रहा है। अब तक तकरीबन 20 मदरसों पर कार्रवाई हो चुकी है।
ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि हुकूमत मदरसों को सहूलत देने के नाम पर मदरसों को खत्म करने की साजिश तो नहीं कर रही। तो 14 तारीख से इंशाअल्लाह हम लोगों का धरना और एहतजाज दोनों शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये चेयरमैन अभी भी आज के दिन में भी देखिए लगभग 10 दिन से इनका दौरा चल रहा है, किशनगंज, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा होते हुए किशनगंज, आज सहरसा में वो है, और एक एक मदरसे में जा कर के वो सिर्फ जांच ये करते हैं कि यहाँ क्या है, और उनके मन के मुताबिक नहीं होता है, फ़ौरन उनके एफिलिएशन को वापस ले लिया जाता है। अरबों रुपया ये मदारिस पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन हुआ ये है कि अब्दुल क़य्यूम अंसारी 30 जनवरी 2019 को मदरसा बोर्ड में ज्वाइन करते हैं, और मदरसा बोर्ड का मतलब ये है 14 मेंबर एक चेयरमैन, जिसका नोटिफिकेशन खुद वज़ीर आला करते हैं, ये मिला के बोर्ड कहलाती है। लेकिन जब से ये आए हैं अकेले अपने आप को बोर्ड कहते हैं, यहाँ तक कि सरकार मदारिस को एफिलिएशन देती है, रिकॉग्नाइज करती है, ये तनहा अपने प्रभाव से कहते हैं कि मदारिस का इलाक़ को हम वापस लेते हैं, जबकि ये इख्तियार उनको नहीं है। ऑल बिहार मदरसा ओल्ड बॉयज एसोसिएशन ने हुकूमत को खबरदार किया है कि मदरसा बोर्ड के मौजूदा इंतजामिया के कामों की जांच नहीं कराई गई तो हुकूमत को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तलबा यूनियन 14 जुलाई से बाकायदा तहरीक का आगाज करने का ऐलान किया है। मौजूदा हालात के मद्देनजर जमीयत उलमा बिहार ने वज़ीर आला को इस मसले पर गौर करने की अपील की है। मामला तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उस इख्तिलाफ में इंतशार उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उससे नुकसान तलबा को होगा, मदारिस को होगा, तालीम पर होगा। इसलिए ऐसे हालात में तालीम मुतासिर न हो, मदरसा बोर्ड बदनामी का शिकार न हो, ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर वज़ीर आला से मिला जाएगा, लेकिन हालात को देख के फ़ोन पर यह ख़त लिख करके तो बात की ही जा सकती है, लेकिन हालात नागफ्ताबे हैं, हुकूमत को इस पर पूरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। जमीयत उलमा बिहार ने तलबा की हिमायत का ऐलान किया है। उधर इस पूरे मामले पर मदरसा बोर्ड बयान देने से बचता नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट।